15 से 16 पॉइंट की बढ़त वापस आ चुकी है और आज जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है। मैं उनको ख़ास इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अपने नेचर में वो एक ऐसे है लाजवाब आदमी है कि उनसे जो भी मिलता है खुश हो जाता है और अपने इंटेलिजेंस से वो कई लोगों को पछाड़ भी चुके हैं। अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। उनका नाम है समीर अरोड़ा। और साथ ही दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है उनके पास। वो कम बोलते हैं, कम बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, बट बहुत फैक्चुअल बात करते हैं। तो उनका नाम है मिहिर वोरा। तो आज समीर और मिहिर दोनों मेरे साथ है। डबल इंजन की सरकार तो आप सुनते होंगे ना, कई जगह बोली जाती है डबल इंजन की सरकार। तो बाजार ऐसी जगह पर आ गया, हमको भी ना डबल इंजन लगाना पड़ेगा चलाने के लिए मार्केट को। इसलिए समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मीर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। हाँ समीर जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आज मिहिर को ज्यादा मौका देते हैं बोलने का, अगर वो वैसे नहीं बोलते। मुझे नहीं लगता है कि इतना कम समीर बोलते भाई हैं लीजिए, बट आज ऑफर कर दिया समीर भाई ने आपको। आपको ज्यादा बोलने का भी ऑफर आपके पास आ चुका है, ऑलरेडी गारंटेड है सर। ठीक है ना, नहीं तो नहीं अभी मैं आपके पास आता हूँ मीर भाई, लेकिन समीर जी पहले बिल्कुल आपके पास। हाँ मीर भाई, पहले आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। नहीं नहीं मैं कह रहा था मेरी हिंदी समीर जितनी अच्छी नहीं है तो समीर को ही ज्यादा बोलने दें। ये तो लखनऊ वाला फैक्टर हो गया, पहले आप। बट बाय द वे पहले आपसे मैं निकल आता हूँ थोड़ा पहले आप करते हुए। और समीर भाई पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। पाजी होर किन्ना गिराओगे बाजार, हुण ता चक दो, बथेरा हो गया, बथेरा लाल रंग देख लिया, हुण ता ऊपर कर दो, मार्केट होगी सस्ती। एक्चुअली अगर आप देखें तो दो रीजंस कहते हैं कि मार्केट जो है, मतलब एफआई बेच रहे हैं। एक स्टोरी बनाते हैं या बनाते थे कल तक कि जी इंडिया से सेल करके यूएस में जाना चाहते हैं सारे इन्वेस्टर्स। और हमारे पास भी एक यूएस फंड भी है, बट मुझे लगता है कि यूएस मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और सेकेंडली वहां पे जो इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज जो हैं अभी और वापस आ सकते हैं, बिकॉज अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब हर जगह टैरिफ लगाना चाहें, कल तक उन्होंने एल्यूमिनियम स्टील पे लगाया, वो कहते हैं हम ऑटो में लगा देंगे। तो अभी तक हम कहते थे कि नहीं, ट्रंप जो है ना, ही टॉक्स लाइक दिस, बट वो एंड में ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अब एटलीस्ट रियलिस्टिकली यू हैव टू बिलीव कि वो ऐसा करेंगे। अगर ये सब करें और बीच में टैरिफ इंक्रीज हो गया, तो हाउ कैन वो यूएस कंपनीज एडजस्ट ही नहीं कर सकते इतनी फास्ट। तो यूएस मार्केट की जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है वो अब कंफ्यूजन में लोग अटक जाएंगे। और सेकंड भी था कि चाइना में पैसे डाल रहे हैं इंडिया से छोड़कर, इंडिया से रिडीम करके। मुझे लगता है कि अगर चाइना की मार्केट चली तो उससे इंडिया को, पता नहीं इमीडिएटली, बट थोड़े दिनों में या एक आध महीने में फायदा हो जाएगा। बिकॉज अभी तक क्या था कि इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी ही खत्म हो गई थी, बिकॉज चाइना ठीक नहीं कर रहा था और यूएस बड़ा अच्छा कर रहा था। अगर चाइना अच्छा करे तो इमर्जिंग मार्केट के जो सारे फंड्स हैं, दे कैन गो एंड सेल इमर्जिंग मार्केट कॉन्सेप्ट, जिसमें इंडिया को प्रोपोर्शनेटली पैसे मिल जाएंगे 20%। एंड सेकेंडली, अगर यूएस थोड़ा सा भी रुका, जो मुझे लगता है अब रुकेगा प्लस माइनस, इंडिया का प्रेशर हट जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेलिंग 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 बाय फॉरेनर्स एवरी डे। एंड वही हमें चाहिए। बाकी हमारा ठीक चल रहा है, जो स्लो डाउन था उस सबका रिएक्शन हो गया, वी कैन टॉक अबाउट इट। बट जो एफ आई सेलिंग जो हर वक्त का हवा बना हुआ है, मुझे लगता है वो अब एंड गेम में है। ठीक है जी, एंड गेम है। हम तो चाहते हैं आप इसको एंड गेम ही बना दें समीर भाई। और दूसरा, आपके आज शुभ कदम हमारे चैनल्स पे आए हैं, तो आप देखिए 66 पॉइंट की निफ्टी में बढ़त आ गई। सुबह हमने बहुत कोहराम देखा, लेकिन आज हरा निशान देख के और आप दोनों को एक साथ देख के बहुत ही दिल खुश हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। मीर भाई, मैं आपके पास भी लौट के आता हूँ ज़रा। आप मेरे को ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वाला चाबुक है, अभी और कितना चलेगा? और उससे हमको डरना है या फिर हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, अब डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है हमें बड़ा लगता है, लेकिन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द यूएस इंपोर्ट्स इंडिया बहुत छोटा है। उनका मेन जो प्रॉब्लम है वो चाइना है। सेकंड इज, हमारे लिए भी जो एक्सपोर्टिंग आइटम्स हैं उसमें जो आइटम्स है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जो हैं वो काफी क्रूशियल हैं। और
ऐसा अज्यूम करना कि यूएस एक साथ फार्मास्यूटिकल जो इंपोर्ट्स है उसमें बहुत सारी डिसरप्शन करने के लिए राजी रहेगा, मेरे ख्याल से एक थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस्ड होगा, क्योंकि हेल्थ केयर में खास करके ऑफ कोर्स उनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि डिसरप्शन ना हो सप्लाई चेन में। तो मेरे ख्याल से ना डेफिनेटली टैरिफ्स आएंगे, प्रॉबेबली नपे तुले तरीके से आएंगे, बिकॉज एक फार्मा आइटम है जहां पे यूएस का जो टोटल इंपोर्ट है उसमें ऑलमोस्ट हाफ इज फ्रॉम इंडिया, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स में है। तो इसको डिसरप्शन करेंगे वो थोड़ा एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। सेकंड बात यही है कि बियॉन्ड द पॉइंट आप जो इंडिया है वो ऑल्सो नेगोशिएट कर रहा है ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। तो हमने देखा कि ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस उसमें ऑलरेडी हमने घटा दिया, हमने ये भी एक कैरेट दिखाया है कि वहां से डिफेंस इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बैक चैनल डिप्लोमेसी और प्रैग्मेटिज्म से अगर होगा काम तो इतना डिसरप्शन नहीं होना चाहिए फ्रॉम द इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मिहिर जी और समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। समीर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं जब शो प्लान करते हैं और जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम ना कुछ लाइनें देते हैं कमिंग अप के लिए, उसको टीजर बोलते हैं। तो टीजर में हमने ये लिखा कि आखिर एफआईएस को भारत से प्रॉब्लम क्या है। आप सिंगापुर में बैठते हैं सर, आप थोड़ा बेहतर तरीके से उनसे कम्युनिकेट करते होंगे, कॉन्टेक्ट करते होंगे, तो जो प्रॉब्लम्स थी भारत को लेकर वो दूर हो गई है या फिर अभी भी कोई पेन पॉइंट है उनको जो दिख रही है? क्योंकि वैल्यूएशन तो ठीक ठाक हो गए, बाकी इवेंट्स भी जो गुजरे हैं वो ठीक ठाक गए हैं भारतीय बाजारों के लिए। सो बिग पिक्चर में सॉल्व हो गई है, लेकिन एक जिंदगी भर सॉल्व नहीं होगी अगर ऐसे चलता रहा, और वो उसका जो लॉस है वो आपको नजर नहीं आएगा कि कितना है, लेकिन काफी बड़ा होगा। कि इंडिया में टैक्स रेट फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बाकी किसी कंट्री में नहीं है। तो मोस्टली जो इंडिया में वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सॉवरेन फंड, जैसे ये कटार गवर्नमेंट, आरडिया, सिंगापुर गवर्नमेंट, या जो यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब टैक्स फ्री एंटिटीज हैं। तो जो बाकी कंट्रीज में तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता और उनको अपनी कंट्री में भी टैक्स नहीं देना होता। और लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो इंडियन रूल्स के हिसाब से उनको यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, जिसका कोई सेट ऑफ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 10% रिटर्न रुपी में बनाएंगे तो वो 8 रह जाता है। और डॉलर को चलो छोड़ो, सुपो सब जगह सिमिलर चल रहा है जो भी हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाएगा कि उससे कितनी लॉस हो गई। बट उसके बाद भी वर्ल्ड चलती रहती है, लेकिन एट अ स्लाइटली लोअर लेवल। तो जब गंदे दिन आते हैं तब गुस्सा याद आता है, लेकिन जब नॉर्मल होता है चलता रहता है। हमारा भी फ्लोज आते रहते हैं, एफआई आते हैं, सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। बट बिग पिक्चर में ये है कि वन रीजन फॉर द फॉल इज कि लास्ट 2-3 साल में इंडिया ने अच्छा किया, एंड वो अब सडनली बिकॉज ऑफ यूएस जो इलेक्शंस में लगा कि ट्रम्प आ गया उस वक्त अक्टूबर में, या फिर वो यूएस करेंसी स्ट्रेंथन हो गई, तो उससे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा लगी कि जी टाइटनिंग है, कि स्लो डाउन है, कि वैल्यूएशन हाई है। अब इन सबका सोल्यूशन मिल गया अदर देन टैक्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है। मैं बुलिश इसलिए रहा हूं ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि एक्चुअली गलत निकला जैन में, कि इंडियन मार्केट अगर वर्ल्ड ठीक हो तो इंडिया नॉर्मली अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन नॉर्मली नेगेटिव नहीं होता, एंड एटलीस्ट इन द लॉन्ग टर्म। तो अब वो 1 महीना नेगेटिव रहा है जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉजिटिव है, तो वो कैचअप होगा मुझे लगता है ना 6-8 महीने में, हल्के हल्के ही हो शायद। लेकिन वैसे कोई इतनी भी लड़ाई नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर के साथ कि सुबह उठ के वो रोज बेचे। तो वो क्योंकि इवन दिसंबर में उन्होंने पैसे डाले थे, इवन सितंबर में आफ्टर द टैक्स हाइक तभी भी डाले थे, और सितंबर में तो 5-6 बिलियन डाले थे, दिसंबर में 2 बिलियन डाले थे। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि वो ये जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट उसके लिए वो आएंगे ही नहीं। ये सब चीजें चलती रहती हैं। मिहिर सर, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो बाजार के लिए एक चिंता वो भी थी। जब सीजन की शुरुआत हुई तमाम एक्सपर्ट ये मान के चल रहे थे कि शायद Q3 के नंबर्स होंगे वो डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे अर्निंग्स आगे बढ़े फिर ऐसा लगा कि नहीं है, जो लोग मान के चल रहे थे वैसी स्थिति नहीं है, बेहतर स्थिति है। 50 में से अगर हम निफ्टी के देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनीज नतीजे अनुमान से बेहतर ही आए थे। तो आपको लगता है कि अर्निंग्स यहाँ से बेहतर होते हुए दिख रही है, स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल में, IT में ठीक ठाक रिपोर्टिंग हुई है? क्या इसे देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना चाहिए? और जो बाजार को लेकर अभी सशंकित हैं कि क्या करें क्या ना करें, अब ये
वैल्यूएशन के वाइज भी ठीक लेवल पर बाजार है, निवेश करने की सलाह देंगे आप? सर्टनली और आपने जैसे कहा ना, जो ब्रॉड मार्केट के अर्निंग्स जो है ना, वो लार्ज कैप जो निफ्टी 50 अगर देखें उससे बेटर है, क्योंकि निफ्टी 50 में काफी ज्यादा जो डाउनग्रेड्स आए हैं वो कमोडिटी लिंक सेगमेंट से आए हैं, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मटेरियल्स, कमोडिटी, मेटल्स, इस तरह से जो ग्लोबल लिंक नेचर है। लेकिन अगर हम फिर निफ्टी 500 देखें तो उसमें एक्स फिनेंशियल्स और एक्स अगर हम ये मटेरियल्स और ग्लोबल कमोडिटीज को निकाल दें तो अर्निंग्स इतने इतने बुरे नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़ा डाउनग्रेड आया है, बट एब्सोल्यूट अर्निंग्स तो अभी भी ठीक ठाक लेवल पे 15 से 20% तक हमें दिख रहा है। और टू कीप इन पर्सपेक्टिव कि भाई ऑलरेडी मार्केट हाई से 20% गिर गया है, खास करके स्मॉल कैप इंडेक्स, तो वैल्यूएशन भी अभी हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो एक हद तक हमारा जो ये स्लो डाउन था वो सेल्फ गोल भी था। हमने लिक्विडिटी बहुत टाइट रखी बहुत ज्यादा देर तक, और दूसरा हमने ये भी किया कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो सडनली काफी स्लो हो गई कैपेक्स में। अब हम बहाना दे सकते हैं कि इलेक्शन की वजह से था एंड ऑल दैट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो कंस्ट्रक्शन, कैप गुड्स की, डिफेंस वगैरह की जो ऑर्डर बुक बननी चाहिए थी वो पिछले 6 महीने में इतनी अच्छी तरह से बनी नहीं है। और मार्केट जब इस तरह के वैल्यूएशन देता है वो एक पॉजिटिव वैल्यूएशन और एक पॉजिटिव एटीट्यूड और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ के रेट के लिए देता है, जो हमें दिख रहा था 6 महीने पहले। लेकिन 1-2 क्वार्टर अगर हमने स्लो डाउन देखा तो जिस तरह से वैल्यूएशन थे उस तरह से करेक्शन होना ही था डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं है, 1-2 क्वार्टर का जो डिले हुआ है, एंड ग्रोथ पाथ पे हम अगर आ जाएंगे, वो जो मेरी श्रद्धा है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी एंट्री लेवल ऑलरेडी दे रही है मार्केट हमको। तो वैल्यूएशंस थोड़े से संभल चुके हैं। इनफैक्ट निफ्टी करीब 12% ऑल टाइम हाई लेवल से टूट चुका है और स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 18 से 20% की गिरावट दिखी है। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, अशेषा बात कर रही हूँ और मिहिर सर आपसे ही पूछना चाहूंगी, वैल्यूएशंस की चिंता अब नहीं रही, अर्निंग्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा था तीसरी तिमाही में, तो क्या अब आपको लगता है कि मार्केट्स बॉटम आउट हो चुके हैं और कौन से वो बड़े सेगमेंट्स और सेक्टर्स होंगे जहां पर 3 से 5 साल के नजरिए से इन्वेस्टमेंट किया जा सके? सर्टनली एग्जैक्ट बॉटम आउट हुआ है कि नहीं वो तो कहना मुश्किल है। काफी हद तक ये समीर पे डिपेंड करेगा, उनके एफआईआईज किस तरह से फ्लोज आते हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हम लोग जो है वो तो सपोर्ट दे ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं सेक्टोरल व्यू लूं तो एक क्लियर स्टैंड आउट जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल्स का है, क्योंकि 2-3 चीजें उसके फेवर में है। एक तो काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 2 साल से ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। कई वजह थी, लिक्विडिटी टाइट थी, क्रेडिट ग्रोथ कम हुई। लास्ट ईयर पिछले साल आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड और पर्सनल और एमएफआई सेगमेंट था उसमें क्रैकडाउन करके भी क्रेडिट ग्रोथ घटाया। तो जो इंडिया जैसी इकोनॉमी अगर 7% पे ग्रो करना चाहती है तो क्रेडिट ग्रोथ कम से कम 13, 14, 15% तो होना ही चाहिए। 15%, 17% था भी, लेकिन एक साल में वो 17% का हम ऑलमोस्ट 10% तक लेके आए, जो मेरे व्यू में एक बेस लेवल का बहुत ही लो लेवल ऑफ क्रेडिट ग्रोथ पे हम ले आए उसको। अब लिक्विडिटी ईज करी है आरबीआई ने, रेट कट भी शुरू कर दिए हैं, और अगर एफआईआई की सेलिंग बंद होगी तो जो करेंसी वाले जो इश्यूज है वो भी कम होंगे। और गुड पार्ट इज बड़ी बैंक्स और एनबीएफसीज का जो एनपीए लेवल है वो भी बहुत लो है, बैलेंस शीट बहुत क्लीन है। तो ये सारे फैक्टर्स फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज के फेवर में है। और उसमें फिर जब अगर मार्केट चलती है तो हम देखते हैं कि जो कैपिटल मार्केट लिंक सेगमेंट्स है, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग वगैरह, वो भी चलती है। तो ये एक बड़ा अच्छा सेगमेंट है। दूसरा जो हमें अच्छा लगता है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, वो भी सिक्लिकली डाउन हुआ था, और अगर जो जॉब क्रिएशन वगैरह जो बैक टू नॉर्मल हो जाती है तो ये जो ऑटोमोबाइल्स है, हाई एंड कंजम्पशन है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, वो सेगमेंट में भी अच्छा रिकवरी आ सकता है। एंड जो मेन ड्राइवर था जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाला, जो हमने कहा 1-2 क्वार्टर डिले हो गया, वो अगर हम बैक ऑन ट्रैक ले आएंगे, जो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, तो मेरे ख्याल से जो कैप गुड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेगमेंट्स हैं वहां भी अच्छी करेक्शन हो चुकी है, वैल्यूएशंस फेवर में आ चुके हैं, तो इसमें भी अच्छी व्यू ले सकते हैं 3 से 5 साल तक का। ठीक है, तो कई सारे सेगमेंट्स जहां पर आपका नजरिया पॉजिटिव, फाइनेंशियल सेक्टर, उसी के साथ कैपिटल मार्केट प्लेज, इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स। समीर सर, आपसे भी एक सवाल रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर पूछना चाहूंगी। कोविड के बाद एक बड़ा बूम दिखा डिमांड को लेकर, लेकिन मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने आपसे चर्चा की थी, आपने कहा था कि आप मुंबई में 2018 से एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन ज़्यादा कुछ नहीं दिखा है वहाँ पर। रियल एस्टेट सेक्टर ईयर टू डेट बेसिस पर करीब 20% गिर चुका है और काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है। इस सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी?
कि पहले आप मेरा अपार्टमेंट लीजिए मेरी कॉस्ट पर, प्राइस अप्रिसिएशन तो भूल जाइए, और वो भी प्राइम परेल में है, उसको कोई नहीं खरीद रहा है। ये सब कहानियां, लेकिन हमें वो दिल्ली वाली कंपनी आजकल पसंद है क्योंकि उसको बड़े अच्छे अच्छे महंगी महंगी 70-70 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेचने का एक मार्केट मिला है। अब कहाँ से इतने लोग आ गए गुड़गांव में खरीदने, मुझे भी नहीं पता, लेकिन खरीद तो रहे हैं। ये काफी डायरेक्ट मुझे लोगों का पता लगा है, नॉट जस्ट कि ब्रोकर्स के थ्रू बिका है। बट जनरली हम इसलिए रियल एस्टेट ज्यादा नहीं करते, क्योंकि रियल एस्टेट भी कनेक्टेड है विद स्टॉक मार्केट एंड अदर थिंग्स। तो जब ऑप्टिमिज्म स्टॉक मार्केट में बीच में खत्म हो गया था, हमने भी अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया। बट वो ये एक हमारे पास है कंपनी। बट मैं वो जो मिहिर ने बोला उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा कि फाइनेंशियल सेक्टर का एक और फायदा ये है कि उसमें किसी को टैरिफ वगैरह, क्योंकि अभी टैरिफ की बातें खत्म नहीं हुई हैं। अभी हम कह सकते हैं कि टैरिफ रिलेटेड इश्यूज इंडिया के लिए कम होंगे, रिलेटिव टू द वर्ल्ड कम होंगे, लेकिन ये होना है अभी प्रोसेस 2-3 महीने, जिसमें कुछ आपको चीजें कम करनी पड़ेंगी, ड्यूटीज कम करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ डीलिंग होगी। लेकिन वो फाइनेंशियल सेक्टर में इसका कोई इशू नहीं है। सेकंड, मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर को लोग इग्नोर कर रहे हैं, जबकि आईटी सेक्टर का फायदा ये है कि उसमें तो इवन इन द जॉइंट स्टेटमेंट जो मीटिंग के बाद हुई उसमें भी था कि ये effectively trying to say कि Indian workers working in US, which basically means IT guys, उन सबको हेल्प की जाए, प्रमोट किया जाए या इजीली अलाउ किया जाए। तो उसमें भी वो बच गया है फ्रॉम एनी नेगोशिएशन और अ नेगेटिव दिस थिंग। बट अदरवाइज वी ऑल्सो अग्री विद कंज्यूमर, खाली ऑटो में हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव रहेंगे। समीर सर, एक और चीज़ है जियो पॉलिटिक्स। हम देख रहे हैं कि देखिए हमास और इजराइल के बीच में वॉर ख़त्म हो गया, एक तो वो चीज़ हुई। बाकी कोशिशें चल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसको भी ख़त्म किया जाए। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिना यूक्रेन के पार्टिसिपेशन की सऊदी अरब में बैठक होगी 4.5 घंटे की, और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि ऐसी कोई डिसीजन नहीं होगी, हम उसको नहीं मानेंगे जो हमारे पीठ के पीछे हो। मान लीजिए अगर ये हो भी जाता है, आपको लगता है कि बाजारों के लिए कोई सिग्निफिकेंट टेकअवेज यहां से होंगे, कोई इंप्रूव सेंटिमेंट और करेंगे? ये जी उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट स्ट्रांग हुई तो कहेंगे बड़ा अच्छा हो गया, और अगर मार्केट्स खराब होंगी तो कहेंगे कि कौन सा, जब ये वॉर हुई थी तो मार्केट्स को करेक्ट हुई। क्योंकि लास्ट दो साल में तो सारा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड मीन्स यूएस, इंडिया वगैरह ने बड़ा अच्छा किया है। चाइना ऑलरेडी एक साल में 47% अप है। तो ये डिपेंड करता है उस वक्त की क्या स्टोरी बनाई जाती है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू इंटरप्रेट। बट बेसिक कोई मतलब ही नहीं है कि वो नेगेटिव हो, तो ऑन द मार्जिन इट हैज टू बी पॉजिटिव। क्योंकि वॉर से थोड़ा कोई हमारी मार्केट को कुछ फायदा हो रहा है, और नहीं होगी वॉर तो आप कह सकते हो ग्रोथ, रिकंस्ट्रक्शन, मे बी लोअर रिस्क प्रीमियम, लोअर ऑयल प्राइसेस, लोअर व्हाटएवर। एंड मेन थिंग इज, हम भी मार्केट के लिए ये नहीं चाहते हैं कि अगर सपोज हमें पता हो कि वॉर से हमारी मार्केट चल रही है, स्टिल वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। सो एनी विच वे इट विल बी पॉजिटिव फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर अस आल्सो। ठीक है। मिहिर जी, आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे। देखिए तमाम ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि 30 से लेके 60-70% की वेल्थ ग्रोथ हो गई है। अगर हम 52 वे के हाई से देंगे तो थोड़ा सा वहाँ पैनिक का माहौल है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से करीब करीब 24-25% करेक्ट हो गया है। क्या ये ठीक स्ट्रेटजी होगी कि जब तक बाजार में ओवरऑल तेज़ी नहीं लौटती है, पोजीशन को शिफ्ट कर लें, स्मॉल कैप से निकल जाएं, लार्ज कैप्स में चले जाएं? और चूंकि आप म्यूचुअल फंड्स भी आप मैनेज करते हैं, क्या ऐसी कोई आप ट्रेंड देख रहे हैं फिलहाल? जी नहीं, मेरे ख्याल से जब एक पूरा इंडेक्स 20% फॉल होता है तो काफी सारे बैड न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं। तो ये लेवल पे स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करना, अगर आप ओरिजिनली बुलिश थे स्मॉल कैप में, तो अब जाके स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करना तो गलत हो सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप में आप तभी इन्वेस्ट किए होंगे पहले जब आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके बुलिशनेस दिख रही थी इन सो मेनी ऑफ द सेगमेंट्स। और वी कैन गो ऑन डिबेटिंग इट, बट द क्रक्स ऑफ द मैटर जो है कि स्मॉल कैप ही एक जो सेक्टर है जहां पे जो नए इमर्जिंग सेगमेंट्स और हाई ग्रोथ सेगमेंट्स होते हैं वहां पे एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन आता है, वो आपको निफ्टी 50 में नहीं मिलते। तो ये स्टॉक्स जो हाई ग्रोथ सेगमेंट में होते हैं, ऑफ कोर्स ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन के फेजेस आते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें
तो ये सेगमेंट आपको बहुत मुश्किल से लार्ज कैप या मिड कैप में मिले, उसके लिए आपको स्मॉल कैप में ही जाना पड़ेगा। तो हमेशा जब अगर आए थे लॉन्ग टर्म व्यू से व्यू लेके, तो मेरे ख्याल से उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो फ्लेक्सी कैप फंड्स है, तो हम तो एनीवे विद इन द फंड मूव कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर खुद से स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन की थी स्मॉल कैप में, तो उसको निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है अभी। ठीक है, तो ये नज़रिया कुछ सेक्टर्स को लेकर, लेकिन समीर सर आपका व्यू पॉइंट मैं लेना चाहूँगी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, न्यू एज टेक कंपनीज पर। इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा? क्या आपका पॉजिटिव स्टांस होगा इन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर, और कंपटीशन भी इस सेक्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है? तो मेरा नंबर 1 फूड डिलीवरी कंपनी में तो बड़ा बुलिश स्टैंस है, और उसका रीजन, अब नया रीजन, पुराने तो रीजन सबको पता है कि जो नई कंपनी, थर्ड कंपनी जेप्टो जो लिस्ट होना चाहती है, दैट कैन ओनली लिस्ट अगर मार्केट या तो ठीक हो या इनकी प्राइस ठीक हो, विच बेसिकली मीन्स कि थर्ड कंपनी कैन नॉट गो पब्लिक बाय सेइंग कि मैं अभी पीक लॉसेस पर हूं लेकिन नेक्स्ट 1 साल में मेरे लॉसेस कम हो जाएंगे। उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा बाय द टाइम ऑफ आईपीओ की देखिए जी हमारा पहले इतना लॉस होता था, वो कम हो गया, उससे कम हो गया, और अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स दे कैन नॉट कम एट पीक कॉम्पिटिशन, जब पीक उनके पीछे हो। लेकिन उनके पास पैसे होंगे मेरे हिसाब से 10-11 महीने का कैश। अगर आप 5-4 महीने बाद अगर ये मार्केट वीक रहती और कंपटीशन हाई होता, जब तक आप आईपीओ करने आए तब आपके पास 4 महीने के पैसे रह गए हैं, ये आसान काम नहीं है। तो पब्लिक होने के लिए डिसिप्लिन लाना पड़ता है, एंड वो हाई ग्रोथ फॉर बिग लॉसेस, वो शुरू में 21 या जब ये बुल रन सब चल रहा था तब ये सब एक्सेप्टेबल था। तो एज सून एज यू गो पब्लिक, वो डिसिप्लिन आना जरूरी है। एक्चुअली इसी बेसिस पे मैंने पहली बार ये लिया था नंबर 1 स्टॉक, बिकॉज उस वक्त स्विगी से बड़ा कंपटीशन था, और मैंने कहा कि स्विगी कैन नेवर गो पब्लिक अनलेस कि पहली कंपनी का स्टॉक बढ़े। वो अब सेकंड टाइम लॉजिक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चलेगी, मैं तो बड़ा बुलिश। ठीक है, तो ये नज़रिया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनियों को लेकर। मिहिर सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। एनर्जी ट्रांजिशन ये एक बड़ा थीम है अगले 5-7 साल के लिए। इस थीम में कौन से बेनिफिशियरीज पर आप टारगेट करेंगे जिस पर आपका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव होगा? इसमें तो बहुत लंबी चेन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है, सारी वैल्यू चेन में इसमें पॉजिटिविटी है। तो जो एग्जीक्यूशन करते हैं सोलर पैनल्स को रोल आउट करने के लिए ईपीसी करते हैं, जो विंड टरबाइन्स बनाते हैं, जो बड़े एचवीडीसी ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, अब पूरी वैल्यू चेन में बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्योंकि जब हम एक रिन्यूएबल कैपेसिटी लगाते हैं सोलर या विंड में, तो अनलाइक थर्मल या न्यूक्लियर, उसकी अवेलेबिलिटी इज ओनली अबाउट 15-20%। तो उसके लिए जो पूरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवन स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज वगैरह के जो सिस्टम्स चाहिए, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होते हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो थीम है वो एक मल्टी ईयर थीम है, न सिर्फ 1-2 साल की थीम है। ठीक है, एक आखिरी सवाल समीर सर आपसे होगा। आपको देखिए, हमने हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है, बाजार की स्थिति चाहे जो भी हो, ऊपर हो नीचे हो। जरा इसका राज बताइए सर, क्या योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं आप? बाकी लोग भी आपसे थोड़ा सीखें, जो ट्रेडर हैरान होते हैं 100-200 पॉइंट इधर उधर होने पे। सैजिटेरियन है, और तो मुझे कुछ नहीं समझ आई। अच्छा, ये भी बताइए सर कि लॉन्ग शॉर्ट का भी फिर रेशियो क्या है? कितने लॉन्ग है आप पोर्टफोलियो में, कितने शॉर्ट हैं? आज का हमारा नेट है अराउंड 68, तो मतलब अराउंड 68 लॉन्ग। 105। हाँ, 68 नेट लॉन्ग, मतलब 100 एंड आई थिंक मोटा माटी 100, आप अज्यूम करो 108 लॉन्ग 40 शॉर्ट, लेकिन एक्चुअली मे बी 106 लॉन्ग 38 शॉर्ट कुछ ऐसे होगा। अच्छा, ठीक है सर, बड़ा आनंद आया सर बातचीत करके। उम्मीद करेंगे कि जो दर्शक आपको सुन रहे थे उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और बाजार थोड़े साइंस दे रहा है, मतलब रिकवरी के संकेत हम देख रहे हैं। 23,000 के ऊपर निफ्टी आ भी गया है। उम्मीद करके चलेंगे कि जो भी दर्द था, जो भी दिक्कतें थी, यहाँ से दूर हों और लोगों का पैसा बने अल्टीमेटली। समीर सर, बहुत शुक्रिया आज इतना समय देने के लिए, और मेहर सर आपका भी शुक्रिया कहेंगे तमाम क्रुशियल मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के लिए इस शो में। फिलहाल इस